नमस्कार। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपने आंतरिक जल प्रवाह की नदियां चल रही थी और आंतरिक जल प्रवाह की नदियों में आज अपने लास्ट बची है 5-6 छोटी नदियां हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से पहली नदी अपन ले रहे हैं जिसका नाम है रूपारेल नदी। देखो रूपारेल जो नदी है, इस रूपारेल नदी को और कहा जाता है लसवारी नदी, और इसको वराह नदी भी कहते हैं। ये इसके उपनाम है। ये जो रूपारेल नदी है ये कहां से निकलती है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। देखो रूपारेल ये अलवर है और इन अलवर में पहाड़ियां हैं उदयनाथ की, उदयनाथ की पहाड़ियां, और इन उदयनाथ की पहाड़ियों से नदी निकलती है रूपारेल, जो अलवर के बाद भरतपुर में आती है और भरतपुर के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ती है और मथुरा में समाप्त हो जाती है। मथुरा, तो इसका बहाव क्षेत्र हुआ अपने अलवर और भरतपुर। और ये जो नदी है लगभग 104 किलोमीटर के लगभग ये बहती है। और इस नदी के किनारे क्या क्या स्थित है इधर देखते हैं। अलग से मैं डायग्राम बना रहा हूं, किनारे क्या क्या स्थित है। इस नदी के किनारे ये तो पहाड़ियां होगी, इस नदी के किनारे एक तो मोती झील बांध है, मोती झील बांध, इसके किनारे सिकरी बांध है, इसके किनारे भृतहरि का मंदिर है, भर्तृहरि का मंदिर। रूपारेल नदी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। रूपारेल जो नदी है जो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और मथुरा में अपने इसका समापन हो जाता है। और इस नदी के बारे में अपन देख रहे हैं कि इस नदी में उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलने के बाद में बीच में और क्या क्या है। तो सिकरी बांध, सिकरी बांध कहाँ है, पहली बात तो अगर पूछ ले कोई तो सिकरी बांध है भरतपुर में, शॉर्ट में लिख रहा हूं भरतपुर। ये भर्तहरि का मंदिर पूछ ले तो सरिस्का, सरिस्का जो है सरिस्का अलवर में है। सरिस्का अभ्यारण्य जो है ये नदी वही है जो सरिस्का अभ्यारण्य से गुजरती है। और सरिस्का में भर्तहरि का मंदिर है जो कनफटे नाथू, कनफटे नाथू, कान फटे हुए जो बड़े बड़े कुंडल रखते हैं, कनफटे नाथू का ये प्रमुख स्थल है। मोती झील बांध, मोती झील बांध के अलावा यहाँ पे डिग के जलमहल भी है। डिग को कहा जाता है जलमहलों की नगरी, डिग को कहा जाता है जलमहलों की नगरी जो भरतपुर में है। ये जो मोती झील बांध है, ये मोती झील बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये जो भरतपुर है इस भरतपुर में बाढ़ आती थी, बाढ़ आती थी तो यहां पर इस बाढ़ को रोकने के लिए जाट राजा सूरजमल ने निर्माण करवाया मोती झील बांध का। और इस मोती झील बांध को रोक के, जैसे यहां बांध बनवा दिया और इसको रोक के इससे एक नहर लाए जिसका नाम था सुजान गंगा नहर। और इस सुजान गंगा नहर से ये जो भरतपुर का किला है, ये है भरतपुर का किला। इस भरतपुर के किले के चारों तरफ जो बहुत ही गहरी खाई है, उस खाई को इस सुजान गंगा नहर के द्वारा, मोती झील बांध जो है इसके द्वारा इस खाई को भर दिया गया ताकि कोई भी आक्रमणकारी आए तो वो इसको पार नहीं करे और इसमें मगरमच्छ छोड़ दे ताकि कोई आए तो उनका आराम से शिकार हो सके। सुजान गंगा नहर और ये मोती झील बांध। देखो मोती झील बांध एक तो इसके माध्यम से भरतपुर में अपने ये भरतपुर का किला, इसके चारों तरफ नहर का पानी यहाँ पहुंचा था ताकि सुरक्षा। इसके अलावा मोती झील बांध जो है वो नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन युक्त शैवालों के लिए भी प्रसिद्ध है। नाइट्रोजन युक्त शैवाल इसमें पाए जाते हैं और ये क्वेश्चन अपने पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ भी है। भरतहरि का मंदिर, सिकरी बांध, मोती झील बांध। और मोती झील बांध जो है, इस मोती झील बांध को कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, भरतपुर की जीवन रेखा। सॉरी, जाट राजा सूरजमल ने इसको बनाया था। अब देखो एक बाणगंगा पे अपन ने देखा था अजान बांध, अजान बांध को कहा जाता है केवला देव की जीवन रेखा। भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी जीवन रेखा। और ये भी भरतपुर में है मोती झील बांध जो रूपारेल नदी पर है। और मोती झील बांध को अपन कहते हैं
भरतपुर की जीवन रेखा, क्योंकि मोती झील बांध बनाने के बाद भरतपुर में बाढ़ नहीं आई और जाट राजा सूरजमल ने रूपारेल नदी से भरतपुर में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए ही मोती झील बांध का निर्माण करवाया था। तो मोती झील बांध से सुजानगंगा नहर निकाली और भरतपुर किले के चारों तरफ पानी भर दिया, जिससे शत्रु नहीं आया। और भरतपुर का किला एकमात्र ऐसा किला है, भरतपुर का किला एकमात्र ऐसा किला है जिसको अजयगढ़ दुर्ग कहते हैं, जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाए, अंग्रेज भी इसको नहीं जीत पाए थे। इसके पास ही यहाँ एक सभ्यता स्थल है जिसका नाम है नोहर। नोहर सभ्यता स्थल भरतपुर में है। तो ये अपनी नदी जो रूपारेल नदी है, जिसको लसवारी नदी कहते हैं, अपन वराहा नदी कहते हैं, इस पर मोती झील बांध, सिकरी बांध, दो बांध है। बरतरी का मंदिर इसके थोड़ा पास में है, थोड़ा तट के पास में है। और नोहर एक सभ्यता स्थल है। ये इस नदी की डिटेल है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट नदी देखते हैं, साबी नदी। साबी नदी का संबंध अलवर से है और यह साबी नदी जो है ये अलवर की मुख्य नदी है, अलवर की मुख्य नदी। इसके अलावा इसको अलवर का शोक भी कहते हैं, अलवर का शोक। अलवर का शोक मतलब अलवर के लिए दुखदाई भी है, क्योंकि बहुत सारे नाले इकट्ठे हो गए, ये कई बार अपने आक्रामक रूप में आ जाती है और ये नदी अलवर में बाढ़ ला देती है। जैसे अपने हनुमानगढ़ गंगानगर के क्षेत्र में घग्गर नदी बाढ़ ला देती है, जिसको राजस्थान का शोक भी कहते हैं अपन। तो ये इसी हिसाब से अलवर क्षेत्र में शोक लाती है। अलवर की मुख्य नदी भी है और अलवर की सबसे लंबी नदी भी है और अलवर का इसको शोक भी कहा जाता है। ये जो अपनी साबी है, ये साबी नदी, सबसे पहले डायग्राम में इसको देखते हैं। यहां देखिए जयपुर, अलवर, भरतपुर, इस तरह से ये नदी बहती है। यहां जयपुर में है सीमा के ऊपर सेवर की पहाड़ियां। एक चीज आप ध्यान रखना, सेवर की पहाड़ियां जयपुर, लेकिन सेवर एक स्थान है भरतपुर में, जहां पर 1993 में केंद्रीय सरसू अनुसंधान केंद्र, सेवर भरतपुर में केंद्रीय सरसू अनुसंधान केंद्र 1993 में खोला गया था। ये सेवर जो है, ये सेवर की पहाड़ियां हैं जो जयपुर में है और यहां से ये नदी निकलती है। कुल इसकी लंबाई है कुल 222, जिसमें से राजस्थान में ये बहती है 157। और यहाँ ये हरियाणा में जाने के बाद में, यहाँ ये हरियाणा में जाने के बाद, इस तरह से हरियाणा में जाने के बाद यहाँ पे पटौदी के निकट, पटौदी के निकट, पटौदी हरियाणा में जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान की कौन सी नदी राजस्थान से निकलकर पटौदी हरियाणा में जाती है। तो ये जयपुर से निकल के अलवर, भरतपुर, और फिर उसके बाद यहाँ पे नफजगढ़ झील है, इस झील में ये नदी गिर जाती है। ये साबी नदी है जो पटौदी तक जाती है राजस्थान में, अपने जयपुर, अलवर और भरतपुर। और मुख्य रूप से इसमें है सेवर की पहाड़ियां, सेवर भरतपुर में, जो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। कुल लंबाई इसकी ज्यादा कोई मायने नहीं रखती। अलवर की ये क्या है, अलवर की ये मुख्य नदी है। अब देखो, इसके किनारे एक सभ्यता स्थल है जिसका नाम है जोधपुरा, और जोधपुरा सभ्यता स्थल है जयपुर में। देखो इस नाम के और क्या क्या है सेम। जोधपुरा सभ्यता स्थल जहां पे हाथी दांत मिले थे, और इसके अलावा यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टी भी मिली थी। ये जो जोधपुरा है, एक तो देखो जोधपुर जिला है, आपको पता है प्रॉपर जोधपुर है, एक जोधपुरा है जो सभ्यता स्थल है जयपुर में, और एक आप और ध्यान रखना जोधपुरिया, और जोधपुरिया है टोंक में। और ये जो जोधपुरिया है, यहाँ पे देव नारायण जी भगवान, जो गुजरों के आराध्य देव है, देव नारायण जी का मंदिर है। तो जोधपुरिया, जोधपुरा ये अलग अलग है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सावी नदी की डिटेल है। नेक्स्ट नदी देखते हैं रूपनगढ़। देखो रूपनगढ़ को रूपनगढ़ नाला भी कहते हैं। यहां अजमेर के पास में यहाँ पे पहाड़ियां हैं जिनको कहा जाता है किशनगढ़ की पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और उसके बाद में ये नदी इस तरह से जयपुर में। और देखो सांबर झील कहाँ है, सांबर झील का आपको पता होना चाहिए। ये जयपुर, नागौर और अजमेर का ये जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र में है सांबर झील। सांबर झील जहां पे देवयानी तीर्थ स्थल भी है। सांबर जो है भारत का 8.7% नमक का उत्पादन करती है। सांबर बहुत बड़ी झील है नमक की। और सांबर झील कैसे बनी ये आपको पता ही होगा। ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में किसी समय अपन ने पढ़ा था कि समुद्र था, उसके बाद ये जो समुद्र धीरे धीरे सूख गया और ये जो भाग है, ये दोनों भाग ऊपर उठ गए, ये दोनों भाग ऊपर उठ गए पृथ्वी की हलचल से। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बन गया गर्त, गड्ढा। तो अब जितनी भी नदियां आती थी चारों तरफ से, वो इसमें गिरती थी, और इसमें गिरने से यहाँ पे वो नदियां अपने साथ लवणीय मिट्टी लाती थी, उससे इस सांबर झील का निर्माण हो गया। तो ये जो सांबर झील है, इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती है, अभी अपन आगे देखने वाले हैं कौन कौन सी नदियां इसमें गिरेगी। लेकिन एक नदी जो गिर रही है जिसका नाम है किशनगढ़, और किशनगढ़ रूपनगढ़, जो किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और उसके बाद जयपुर होते हुए कहां प्रवेश करती है, अपने जयपुर होते हुए सांबर झील में प्रवेश करती है। रूपनगढ़ है, इस रूपनगढ़ में रूपनगढ़ में एक आप ध्यान रखना है, यहां पे सलेमाबाद एक जगह है जो इसके किनारे है, और सलेमाबाद जो है ये निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ इस नदी में इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट नदी देखते हैं मेंढा। देखो मेंढा को मेंढा भी कहते हैं, और ये नदी, ये अपनी सांबर झील, ये नदी जयपुर से निकलने के बाद में इस तरह से नागौर में आती है, और नागौर में आने के बाद में इस तरह से सांबर झील में गिर जाती है। मेंढा निकलती कहां से, यहाँ पहाड़ियां हैं जिनको कहा जाता है मनोहर थाना की पहाड़ियां, मनोहर थाना की पहाड़ियां। ये नदी जब नागौर में आती है तो नागौर में एक स्थान है इसके किनारे लूणवा, जो जैन तीर्थ स्थल है। लूणवा भादवा दो गांव है, लूणवा जो है यहाँ पे जैन एक तीर्थ स्थल भी है, जैन तीर्थ स्थल है। और ये नदी किसमें गिर जाती है, मनोहर थाना की पहाड़ियों से निकलने के बाद में नागौर में और सांबर झील में गिर जाती है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है। सांबर झील की स्थिति अभी अपन ने देख ली थी, इस सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है। देखो एक अभी अपन ने देखी थी जिस नदी का नाम था मेंढा या मेंढा, ये नदी, और इसके अलावा मेंढा या मेंथा जिसको अपन ने कहा था। इसके अलावा एक अपन ने देखा था इधर से नदी आ रही है जिसका नाम है रूपनगढ़। इसके अलावा नाले और आ रहे हैं इसमें जिनका नाम है खारी, खंडेल, तूत्रमती, इस तरह से खारी, खंडेल, तूत्रमती, ये छोटे नाले, छोटी नदियां हैं जो सांबर झील में गिरती है। ये सांबर झील है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। नेक्स्ट पढ़ते हैं कुकुंड नदी। देखो कुकुंड नदी का संबंध है भरतपुर से, और इस नदी पे अपने को 2-3 तथ्य ध्यान में रखने हैं। ये भरतपुर है, इस पे तथ्य क्या ध्यान में रखने हैं, इस कुकुंड नदी पर एक तो जलप्रपात बनता है जिसका नाम है दिर जलप्रपात कुकुंड नदी पर। इसके अलावा इस नदी पर बंद बारेठा एक बांध है,
इसके अलावा इसी के किनारे बंद बारेठा अभयारण्य है, जिसको क्या कहा जाता है? बंद बारेठा अभयारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है। इसमें इतनी ही जानकारी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो रोहिली और नीमड़ा, आपने शायद ये नाम कम सुने होंगे। रोहिली नदी है, ये है जैसलमेर की। नीमड़ा नदी है बाड़मेर की। दोनों ही बहुत शांति, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बार शांत आदमी आक्रामक न हो। ये जैसलमेर, ये बाड़मेर, और यहां पे इस क्षेत्र में आपको बताया कवास जो बाड़मेर में है, यहाँ पे 2006-07 में बाढ़ आई थी। अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि कवास बाड़मेर में जो 2006 में बाढ़ आई, उसमें मुख्य कौन सी नदियां थी, तो इसमें रोहिली, जैसलमेर और नीमड़ा, बाड़मेर। और नीचे बाढ़ आने का कारण क्या था? नीचे जमाव क्षेत्र था जिप्सम का, जिसकी वजह से पानी सोख नहीं पाया और वहां पे बालोतरा, कवास, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बाढ़ आई थी। तो ये अपने आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कंप्लीट हैं, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।